साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बिहार तत्काल समय में बिहार में जो सियासत है वो बहुत ही गर्म हो चुकी है। एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है। परसों चुनाव होने हैं। आज 4 तारीख हो गई है। 5 और 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। बात करेंगे कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार, जिन्होंने राजनीतिक रूप से पल पल में करवटें बदली हैं। वो कब इधर चले जाएंगे, कब किधर चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और बिहार की जनता समेत तमाम देश के लोगों ने उन्हें पलटू राम की संज्ञा दे दी है। अब लोग उन्हें एक और निकनेम पलटू राम के नाम से जानते हैं। खैर वो अलग विषय है, वो अलग बात है कौन किसको क्या नाम देता है। दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव, जो खुद को युवाओं की आवाज़ बताते हैं, घर घर सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। और बीजेपी नीतीश के सहारे तीसरा फ्रंट अगर हम देखें, हालांकि अभी तक तो जो फ्रंट है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के है, लेकिन भाजपा के पिछले दिनों के कार्यक्रमों से, पिछले दिनों के उनके वक्तव्यों से, खासकर उनके दिल्ली के नेताओं जैसे अमित शाह जी के वक्तव्यों से समझ में आता है कि वास्तव में बीजेपी भी बिहार में अपने लिए मौका ढूंढ रही है। बीजेपी नीतीश को साथ लेकर के, चिराग पासवान को साथ लेकर के, जीतनराम मांझी को साथ लेकर के बिहार के लोगों को साधना चाहती है और अपने अभी पैठ बनाना चाहती है, जो कि अभी बिहार में नगण्य है। यहीं से शुरू होती है बिहार के राजनीतिक चर्चा को लेकर के। 2025 का चुनाव अब सिर्फ चुनाव ही नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। क्योंकि अगर बिहार की राजनीति दोस्तों गड़बड़ होती है, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, और अब तो कुछ जो कम राजनीति में जानकारी रखते हैं उनका भी कहना है, कम का जानकारी मतलब जो मतलब केवल रखते हैं उनका भी मानना है कि अगर बिहार में नीतीश की सरकार, या यूँ कह लें नीतीश जी किसी कारणवश बीजेपी से अलग हो गए, यानी कि कोई एक फ्रंट ऐसा बन गया जिसमें बिना भाजपा के भी वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो स्थिति अगर आती है तो फिर दिल्ली की सत्ता पर भी एक बार प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों बात करेंगे बिहार के मौजूदा राजनीति को लेकर के। बिहार में इस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के मुखिया हैं। वो एनडीए के साथ मिल करके दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटे, राष्ट्रीय जनता दल के एक तरह से कह लें मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, या कह लें महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन में कांग्रेस और मुकेश सहनी, आपके आईपी गुप्ता जैसे लोग मिल करके महागठबंधन बनाए हुए हैं, और वो तेजस्वी यादव का नाम घोषणा कर चुके हैं कि अगर उनकी जीत होती है तो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को बिहार में ही बहुत बड़ा झटका लगा था, और यहाँ पर बीजेपी, आरजेडी समेत एनडीए जिसको हम कहते हैं, ने लगभग सारी सीटें जीत ली थी। और दूसरी तरफ देखें, जैसा कि मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सारी हवा एनडीए ले गई थी, और पुनः विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी बिहार को जीतना चाहती है। अब बिहार की राजनीति में फिर वही सवाल आता है कि क्या एक बार पुनः मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पाला बदलेंगे चुनाव के बाद, या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री बना पाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनडीए के तमाम, खासकर भाजपा के तमाम नेताओं को ले लिया जाए, या चिराग पासवान के बयानों को ले लिया जाए, तो उन्होंने कहीं से भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए डायरेक्ट रूप से, सीधे रूप से सामने नहीं लाया है। और यहीं पे भाजपा कमज़ोर है। एक तबका जिसको एक पक्का वोटर माना जाता है नीतीश कुमार का, जो कि नीतीश कुमार के सजाती हैं। बात करें कुर्मी बिरादरी की, तो कुर्मी बिरादरी का जो वोट है अभी तत्काल के समय में, कुर्मी बिरादरी का वोट मैक्सिमम है तो नीतीश कुमार के साथ, लेकिन उनका दूसरा भी एक कहानी है। उनका कहना है कि जहाँ पर नीतीश नहीं है, बात को समझिएगा, जहाँ पर नीतीश नहीं है मतलब जहाँ नीतीश का कैंडिडेट नहीं है, जहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट है या जीतनराम मांझी के हम का कैंडिडेट है, तो हम और बीजेपी के कैंडिडेटों को इनके बिरादरी के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तो बात रही नीतीश कुमार जी के सजाती लोगों की। और अगर हम बात करेंगे पिछड़े दलितों की, बहुजनों की, जो एक तबका है जो सवर्णों से आज भी साथ नहीं आना चाहता, उनके लिए लालू यादव भी भगवान तब भी थे और अब भी हैं।
तो इसमें हम देखें यादव देखें, मुसहर देखें, चमार देखें, मुसलमान देखें, इस तरह की जो जातियां हैं वो पूरी की पूरी तेजस्वी यादव के साथ हैं। और यही तत्काल में बिहार के चुनाव की राजनीति चल रही है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अगर मामला फंसता है, पेच फंसता है सरकार बनाने को लेकर के, जिसमें नीतीश कुमार जी पीछे रहते हैं, तो नीतीश कुमार हो न हो एक बार पुनः वो अपना पाला बदलेंगे और बिहार है कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने 2025 में यानी कि इस चुनाव में अपने कैरियर की शुरुआत की है और बहुत बड़ा दांव खेला है। बहुत बड़ा दांव इसलिए खेला है क्योंकि जो आरजेडी का, जो लालू यादव का पुराना छवि रहा है, या जिसको उस छवि, जो छवि दिखाई गई है, कुछ तो सत्यता रही होगी, सब तो गलत नहीं हो सकता। तो जो छवि पहले रही है उस छवि से निकलना और निकल करके अभी जो ये बातें कर रहे हैं शिक्षा की, रोजगार की, भ्रष्टाचार दूर करने की, पलायन रोकने की, तो ये तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है अपने कैरियर के साथ भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर इनको मौका मिलता है और इनमें से ये आधे वादे भी पूरे कर पाते हैं, या यूँ कहें कि जो 20 साल पहले की सरकार थी, उनके पिताजी के समय की सरकार थी, जिसमें आज जंगल राज की बात की जाती है, अगर वो बचने में कामयाब रहे, अगर साधु यादव जैसे लोग उस समय जैसे थे वो इस समय नहीं कोई बना, तब तो आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ न कुछ कर पाएंगे। और अभी तत्काल में बिहार की जो युवा है, जो 35% से, अरे माफ़ करिएगा, जो 35 साल से कम की उम्र के युवा हैं, वो कहीं न कहीं बहुत होप से तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी भी जाति समीकरण को लेकर के मोदी ब्रांड पर चुनाव लड़ रही है और पूर्व में जीत भी चुकी है। तेजस्वी अब सिर्फ केवल यादव मुसलमान समीकरण को काफ़ी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि अब वाई कोई रही नहीं गया, क्योंकि यादव भी बढ़ चुके हैं और मुसलमान भी बहुत थोड़े लेवल पे, 10% के लेवल पे, लेकिन बटे हुए हैं। तो यमवाई कंडीशन से या किसी 1, 2, 3 बिरादरी के से कोई सरकार नहीं बना सकता, चाहे तेजस्वी हो, चाहे बीजेपी हो, या नीतीश हो, या एनडीए हो, कोई भी हो। वहीं इन सब में एक तीसरा खेल भी है जो कि बीजेपी का है। बीजेपी ने अपनी एक अलग रणनीति तैयार की है। अब बात करें हम उस बीजेपी के रणनीति के बारे में, तो बीजेपी ने बिहार में मिशन 2025 शुरू कर दिया है। पार्टी इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट तो ले रही है, साथ में अन्य पार्टियों को भी जोड़ा है उन्होंने, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कितना तनातनी है ये किसी से छुपा नहीं है आज के समय में। सुशील मोदी के बाद कोई नया चेहरा खास इनको नहीं मिला, और जो चेहरे मिले हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे उनका जो प्रदेश के वो हैं अध्यक्ष हैं वो हो, इन लोगों के नए चेहरों पे ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं और दांव खेल रहे हैं। संजय जायसवाल हुए, सम्राट चौधरी हुए, गिरिराज सिंह हुए, यही नेता इस समय फ्रंट लाइन पे लगे हुए हैं। बीजेपी का फोकस कहाँ है? क्योंकि बीजेपी जाति समीकरण पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि जो सेंटर में हालात है, जो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश का हाल है, जहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आज भी पेंडिंग है, और वो पेंडिंग इसलिए है क्योंकि उसमें दलितों पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के, और जहाँ तक मुझे लगता है वो मुद्दा अब धीरे धीरे देशव्यापी बन चुका है, और यहाँ भी कई रैलियों में, एनडीए के सभाओं में वो मुद्दे पब्लिक द्वारा उठाए जा चुके हैं, चाहे बैनर से, चाहे हुंकार से। तो भाजपा जो है वो जाति समीकरण को थोड़ा पीछे छोड़ दिया। जाति समीकरण से उन्होंने अपना कैंडिडेट तो दे दिया है, लेकिन जातिगत वोट केवल भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों का, जैसे सवर्णों का मिलना पॉसिबल है। और मैं नहीं कहता कि उनको अन्य जातियों का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं मिलेगा जिस पर कि वो सरकार बना पाए। तो भारतीय जनता पार्टी अब जाति समीकरण से ऊपर उठ करके सबसे पहले वो मोदी के नाम पर, दूसरा धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, और लास्ट में कहीं ना कहीं विकास। और विकास के मुद्दे भी क्या? विकास के मुद्दे भी बिहार के नहीं, 20 साल में क्या हुआ उस पर नहीं, बिहार से बाहर अन्य प्रदेश, गुजरात में क्या हुआ उस पर ये चर्चा करेंगे। बात हिंदुत्व की आएगी तो धारा 370 पर बात करने लगते हैं, अयोध्या मंदिर पे बात करने लगते हैं। इस तरह से बीजेपी के मुद्दे हैं। अब देखते हैं उस मुद्दे पे ये कितना वोट अपने तरफ बटोर पाते हैं। पार्टी जानती है कि अगर जेडीयू कमजोर पड़ती है तो बीजेपी अपने अकेले बहुमत पाने में बहुत ही मुश्किल है कि बीजेपी को अकेले बहुमत मिले। और इसीलिए जदयू को दबाने के लिए उन्होंने
दबाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा। उन्होंने इनको चिराग पासवान को भी लगभग 29 या 30 सीटें दी हुई हैं, क्योंकि जब एनडीए का सरकार बनने का मतलब आएगा तो अगर ये वो अच्छी खासी सीट निकाल के ले जाते हैं, 15+ सीट निकाल के ले जाते हैं चिराग पासवान, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर इनका भी रहेगा। और नीतीश कुमार यानी कि जदयू का अगर कम आता है सीट तो भाजपा फिर दबाव बनाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली ले जाने के लिए और अपने चहेते को यहाँ मुख्यमंत्री बनाने के लिए। साथियों, बिहार में अन्य कई छोटे पार्टियां हैं, जैसे मैंने बार बार बताया, वीआईपी हो गया विकासशील पार्टी, हम हो गया हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि चिराग पासवान खुद उसके इस समय चला रहे हैं, पहले में रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं अपने अपने जातिगत वोट के लिए, कुछ क्षेत्रों के लिए, तो इनका भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब बात करें सर्वे सर्वा, चुनाव की जो सर्वे सर्वा होती है जिसको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, जनता, तो जनता का क्या मूड है, अगर इस पर चर्चा करें तो इस बार बिहार का जो चुनाव है साथियों, आप लोग देख रहे होंगे तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से, तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कि इस बार का चुनाव केवल जातिगत चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव विकास, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रहा है। और देखना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं भी चूंकि बिहार में हूँ अभी, तो बिहार में स्थिति इस बार तो वही है, और देखना है लास्ट समय में वोटिंग किधर होती है, जिसकी वजह से बिहार बदनाम रहा है या जो नया मुद्दा उठ करके आया है, खास करके युवाओं के बीच में। लोग अब जाति से ज़्यादा विकास पर बात करने लगे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जाति समीकरण में अब केवल वो लालू यादव का दौर देखा जाता है, जब लालू यादव ने बहुजनों को बैठने उठने का, रहने का एक क्या बोलते हैं उसको, समाज में प्रतिष्ठा दिलाई, सामाजिक प्रतिष्ठा जिसमें बढ़ाई का अब जातिगत वो देखा जाता है। ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन का असर, अगर इस पर चर्चा करेंगे ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन का क्या असर है, तो ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन का असर ठीक है, जबकि वही शहरी इलाकों में देखें तो शहरी इलाका हमेशा से भाजपा का रहा है। शहरी इलाकों में एनडीए की तरफ झुकाव ज़्यादा है। 2025 के इस महाचुनाव इसलिए क्योंकि केवल बिहार का चुनाव नहीं है, मैंने पूर्व में भी कहा कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से दिल्ली की गद्दी को भी तय करेगा, और तत्काल में ही तय करेगा, ऐसा नहीं कि 2029 तय करना है, अभी ही तय कर देगा कि कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए नीतीश से लेकर के तेजस्वी तक लगातार युवाओं को साधने में लगे हुए हैं, महिलाओं को साधने में लगे हुए हैं। इसलिए तमाम उन्होंने चुनाव से पहले योजनाएं चलाई, तमाम आजीविकाओं को पैसा दिया, पेंशन बढ़ा करके 400 से 1100 करे, तमाम चीज़ें उन्होंने की ताकि वो वोटों को अपने तरफ कैलकुलेट कर लाएं, अपनी तरफ खींच पाएँ। यही सारा मुद्दा रहा। तो साथियों, बिहार जितना मैं देख पा रहा हूँ, बिहार इस बार का चुनाव बहुत पेचीदा है, कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार बनेगी, और यहाँ के लोगों से लेके हम जैसे लोगों तक को एक उम्मीद है, जो अभी लग रहा है कि स्थिति भंग की तरफ है, किसी को पूर्ण बहुमत मिलना नहीं है। और फिर से ध्यान दीजिएगा मेरे इस बात पर, फिर से एक बार नीतीश कुमार जी यहाँ पे अपने तुर्क का इक्का निकालेंगे और वही निर्धारित करेंगे कि कौन सीएम बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। तो साथियों, कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार का चुनाव 2025 का चुनाव पूरी तरह से खुल चुका है। परसों यहाँ प्रथम चरण का चुनाव है। एक तरफ 20 साल के शासन से थके हुए और बीमार से लगते हुए नीतीश कुमार जी हैं। बीमार से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूर्व में तमाम मंचों पर उनके हरकतों को देखा गया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, युवा जोश के साथ, उम्मीदों से भरे हुए, राहुल गांधी के साथ मिलकर दोनों युवा जोश में हुंकार भरे हुए हैं। देखना है कौन बाजी मारेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, और क्या तय होगा दिल्ली की गद्दी का स्थिति। दिल्ली की गद्दी बचती है या दिल्ली की गद्दी जाती है, बिहार चुनाव ये भी मैटर करेगा। और इन सब को तय करने वाला जो सबसे बड़ा है, सबसे अहम है, वो है बिहार की जनता, बिहार का आम वोटर। इस बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्पी है दोस्तों। बहुत जल्द हफ्ता भर में ये सारा मामला निपटने वाला है। 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, बाकी उसके बाद देखा जाएगा। तो आज का ये रहा वीडियो बिहार चुनाव को लेकर के। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया ज़रूर लाइक करिएगा और बिहार चुनाव को लेकर के
तेजस्वी यादव को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, भाजपा को लेकर के, या जैसा कि मैंने कहा, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फिर ऐसा कुछ खेला करेंगे जिससे बिहार में और दिल्ली की गद्दी में उथल पुथल होगा? इन सब मुद्दों पर कृपया अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी और हिम्मत मिल सके, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ, और उम्मीद है कि वो भी एनालिसिस बिहार के राजनीति पर भी कुछ नए मुद्दों, कुछ नए चीज़ों को लेकर के रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।